आज के इस गहन विश्लेषण में हम डेटा साइंस और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। और ये बदलाव काफी खामोशी से हो रहा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हमारा आज का विषय है जैस्प, JASP, जिसका पूरा नाम है जेफरीज अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम। आसान शब्दों में कहें तो इसने नो कोड डेटा एनालिसिस की दुनिया में एक तरह से क्रांति ला दी है। सही कहा। और इस विषय की गहराई तक जाने के लिए हमने 3 बहुत ही बेहतरीन स्रोतों को खंगाला है। हाँ, जिसमें 2 YouTube चैनल के वीडियोस शामिल हैं, एक जैस्प स्टैटिस्टिक्स से और दूसरा स्टैट चैनल से। और तीसरा स्रोत है एक काफी दिलचस्प लेख जिसका शीर्षक है जैस्प एंड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नो कोड डेटा एनालिसिस। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम समझें कि कैसे अब स्टैटिस्टिक्स सिर्फ भारी भरकम प्रोग्रामिंग जानने वालों की जागीर नहीं रह गई है। मतलब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये टूल नए सीखने वालों के लिए और अनुभवी रिसर्चर्स के लिए भी डेटा को समझना इतना आसान बना रहा है। बिल्कुल। और इसके पीछे का जो क्यों है, मतलब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में हर एक क्षेत्र, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या अर्थशास्त्र, सब डेटा पर निर्भर है। सही कहा। लेकिन पिछले कई दशकों से इस डेटा को विश्लेषित करने की जो ताकत थी ना, वो एक तकनीकी दीवार के पीछे कैद थी। मतलब सिर्फ वही लोग डेटा से खेल सकते थे जिन्हें कोडिंग की बहुत अच्छी समझ थी। हाँ, और हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जैस्प सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये डेटा साइंस का डेमोक्रेटाइजेशन है। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब अब एक रिसर्चर अपना पूरा ध्यान अपने नतीजों पर लगा सकता है, ना कि कंप्यूटर को कमांड देने में। बिल्कुल। अगर हम पुराने टूल्स की बात करें तो उनका इतिहास काफी तनावपूर्ण रहा है। टूल्स की कमियों का जिक्र है। SPSS जैसे टूल्स तो बेहद महंगे थे और उनका इंटरफेस इतना बोझिल या क्लंकी था कि नेविगेट करना ही एक बुरा सपना लगता था। और दूसरी तरफ R था, जो बहुत शक्तिशाली तो था, लेकिन उसमें काम करने के लिए जटिल कोडिंग आनी जरूरी थी। बिल्कुल। एक साधारण रिसर्चर के लिए R का लर्निंग कर्व इतना खड़ा था कि लोग घबरा जाते थे। और यहीं पर जैस्प एक गेम चेंजर साबित होता है। शोधकर्ताओं की इसी हताशा ने जैस्प जैसे टूल को जन्म दिया है। ये एक ओपन सोर्स और पूरी तरह से मुफ्त सॉफ्टवेयर है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। स्टैट वीडियो में तो बहुत ही सटीक तरीके से दिखाया है कि इसके लिए बस एक PC, एक वेब ब्राउजर और इंटरनेट चाहिए। बस, मतलब कोई भारी लाइसेंस फीस नहीं, सर्वर क्रैश का डर नहीं। एकदम नहीं। कोई भी इसे डाउनलोड करके तुरंत अपना काम शुरू कर सकता है। और मैंने जो पढ़ा, इसका इंटरफेस तो पूरी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप सुविधा देता है। हाँ, आप बस अपने वेरिएबल्स को खींचकर सही बॉक्स में डाल दीजिए। और जैसे ही बदलाव करते हैं, स्क्रीन के दाईं ओर आउटपुट पैनल में नतीजे रियल टाइम में अपडेट हो जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पुराने मैनुअल टाइपराइटर से उठकर सीधे आधुनिक वर्ड प्रोसेसर पर आ जाएं। बेहतरीन एनालॉजी है। टाइपराइटर में एक गलती मतलब पूरा पन्ना खराब, जैसे R में कॉमा छूटने पर पूरा एरर मैसेज आ जाता है। बिल्कुल। और जैस्प में टाइप करते ही सबको स्क्रीन पर दिखता है, तुरंत सुधारा जा सकता है। जब रिसर्चर का कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है तो वो डेटा को बेहतर समझ पाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि क्या ये टूल R जितना शक्तिशाली है? हाँ, कहीं आसानी के चक्कर में इसकी विश्लेषणात्मक क्षमता से समझौता तो नहीं किया गया? ये सवाल तो कई अनुभवी रिसर्चर्स के मन में आता है। लेकिन हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि जैस्प कोई हल्का फुल्का टूल नहीं है। क्योंकि इसके बैकएंड में C++ और R ही काम कर रहे हैं ना। एकदम सही। जैस्प ने बस उस जटिल कोडिंग के ऊपर एक बहुत ही शानदार यूजर फ्रेंडली इंटरफेस लगा दिया है। मतलब ताकत पूरी R वाली ही है, बस इस्तेमाल करना आसान है। इंजन वही शक्तिशाली है, बस स्टीयरिंग व्हील को संभालना आसान कर दिया है। बिल्कुल। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च में सिर्फ एनालिसिस काफी नहीं होता। हाँ, उसे रिपोर्ट करना सबसे थका देने वाला काम है। और यहीं पर इसका APA स्टाइल फीचर काम आता है। आमतौर पर रिसर्च पेपर्स में टेबल्स का एक विशेष फॉर्मेट होता है और लोग घंटों सिर्फ लाइनें और फॉन्ट सेट करने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जैस्प में जो भी टेबल्स या ग्राफ्स बनते हैं वे सीधे APA स्टाइल में ही तैयार होते हैं। मतलब एक क्लिक से कॉपी करके सीधे वर्ड प्रोसेसर में पेस्ट किया जा सकता है। ये रिपोर्टिंग को आसान बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और प्लॉट्स या इमेजेस का क्या? उन्हें भी PNG या .EPS जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, जो साइंटिफिक जर्नल्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन मुझे स्टैट वीडियो का एक और फीचर बहुत दिलचस्प लगा। आप एनोटेशंस की बात कर रही हैं ना? हाँ,
सॉफ्टवेयर के अंदर ही टिप्पणियां जोड़ने की सुविधा, लेकिन ये इतना क्रांतिकारी कैसे है? क्योंकि ये पीयर रिव्यू और सहयोग की सबसे बड़ी समस्या सुलझाता है। कैसे? जब कोई रिसर्चर कोई विशेष टेस्ट रन करता है तो कुछ महीनों बाद वो खुद भूल जाता है कि उसने वो तरीका क्यों चुना था। अरे हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। जैस्प में रिसर्चर उसी आउटपुट के ठीक बगल में टाइप कर सकता है कि उसने वो एनालिसिस क्यों किया। तो मतलब एनालिसिस के पीछे का तर्क हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल, अलग से वर्ड फाइल खोलने की जरूरत ही खत्म। सारा रिसर्च लॉजिक एक ही फाइल में सुरक्षित है। ये तो भविष्य के लिए बहुत ही साफ सुथरा काम सौंपने जैसा है। सही कहा, लेकिन एक और फीचर है जिसने मुझे भी चौंका दिया। समरी स्टैट्स मॉड्यूल। बिल्कुल, हमारे स्रोतों के अनुसार इस मॉड्यूल के जरिए बिना ओरिजिनल रॉ डेटा के भी पुरानी फाइंडिंग्स को रीएनालाइज किया जा सकता है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार पुरानी मेडिकल रिसर्च में प्राइवेसी के कारण डेटा शेयर नहीं किया जाता। हाँ, और ये फीचर मेटा एनालिसिस करने वालों के लिए जादू से कम नहीं है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल साइज छपे हुए हैं, तो बस वे नंबर जैस्प में डालिए और वो बता देगा कि उस पुराने शोध के नतीजे कितने ठोस थे। बिना रॉ डेटा के एक नया टेस्ट रन कर सकते हैं। साइंटिफिक पारदर्शिता के लिए ये एक बेजोड़ हथियार है। और अगर रॉ डेटा मौजूद हो तो उसे हैंडल करने का तरीका भी बहुत डायनामिक है। लेख में इसके डेटा सिंक फीचर की काफी तारीफ की गई है। हाँ, अगर डेटा में कोई टाइपो हो तो बस सेल पर डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट में बदलाव होते ही जैस्प में चल रहा पूरा एनालिसिस, सारे ग्राफ्स तुरंत अपने आप अपडेट हो जाते हैं। बार बार फाइलें इंपोर्ट करने का झंझट पूरी तरह खत्म। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि जैस्प केवल आसान चीजों के लिए है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम इसके एडवांस्ड मॉड्यूल्स की ओर बढ़ते हैं तो इसकी असली ताकत दिखती है। जैसे मशीन लर्निंग और नेटवर्क एनालिसिस। हाँ, वे पहले से शामिल हैं। और SEM यानी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग भी बिना कोडिंग के की जा सकती है। जो लोग डेटा साइंस जानते हैं उन्हें पता होगा कि SEM कितना जटिल होता है। R में पन्नों लंबी सिंटैक्स लिखनी पड़ती है, ये बताने के लिए कि कौन सा वेरिएबल किस पर असर डाल रहा है, जो काफी सिरदर्द वाला काम है। तो क्या जैस्प सच में इस पूरी जटिलता को सिर्फ एक विजुअल इंटरफेस से बदल देता है? बिल्कुल, आप बस वेरिएबल्स को चुनकर स्क्रीन पर विजुअली सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड में जैस्प खुद वो जटिल सिंटैक्स रन कर लेता है। घंटों का काम मिनटों में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक बहस भी आती है। अब क्लासिकल फ्रीक्वेंटिस्ट और बायसियन स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही हैं। हाँ, अक्सर ये दोनों अलग अलग और टकराने वाली दुनिया मानी जाती हैं, पर जैस्प इन्हें एक ही मंच पर ले आता है। सुनने वालों की स्पष्टता के लिए, फ्रीक्वेंटिस्ट वो पारंपरिक तरीका है जहां हम दशकों से पी वैल्यूज पर निर्भर करते आ रहे हैं। मतलब हम केवल उसी डेटा को देखते हैं जो हमारे सामने है। बिल्कुल। लेकिन जैस्प बायसियन अप्रोच को भी उतनी ही प्रमुखता देता है, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। बायसियन अप्रोच में हम प्रायर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान को भी शामिल करते हैं, है ना? हाँ, इसे एक आसान एनालॉजी से समझें। अगर कोई सिक्का उछाला जाए और लगातार 5 बार हेड्स आएं, तो फ्रीक्वेंटिस्ट तरीका सिर्फ उन 5 नतीजों के आधार पर निष्कर्ष निकालेगा। सही कहा। लेकिन बायसियन तरीका हमारे इस पूर्व ज्ञान को भी जोड़ेगा कि आमतौर पर सिक्के निष्पक्ष या फेयर होते हैं। ये पुरानी ज्ञान और नए डेटा का एक बेहतरीन संतुलन बनाता है, जिससे बहुत सटीक समझ पैदा होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, अगर बायसियन अप्रोच इतनी ही बेहतरीन है तो लोग इतने सालों से फ्रीक्वेंटिस्ट तरीकों से ही क्यों चिपके थे? इसका जवाब सॉफ्टवेयर की सीमाओं में छिपा है। मतलब बायसियन कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल, भारी कंप्यूटेशनल पावर और जटिल कोडिंग चाहिए होती थी। SPSS जैसे पारंपरिक सॉफ्टवेयर में ये सुविधा ही नहीं थी। इसलिए लोग वही करते रहे जो आसान था, पी वैल्यूज निकालना। और जैस्प ने इसी ऐतिहासिक रुकावट को दूर कर दिया है। इसने दोनों मेथड्स को एक साथ अगल बगल रख दिया है। अब कोई भी एक क्लिक में दोनों तरीकों से नतीजे निकालकर तुलना कर सकता है। जैस्प ने बायसियन स्टैटिस्टिक्स को किताबों से निकालकर मुख्य धारा में ला दिया है। और इसी के साथ हम आधुनिक विज्ञान के एक बड़े संकट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस पर आते हैं। हाँ, अक्सर देखा गया है कि कोई एक रिसर्चर जो नतीजा निकालता है, दूसरा उसे दोबारा हासिल नहीं कर पाता। विज्ञान में पारदर्शिता की कमी इसका मुख्य कारण रही है। और यही जैस्प का OSF यानी ओपन साइंस फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेशन काम आता है।
कोई भी अपने पूरे एनालिसिस को सेटिंग्स के साथ सीधे OSF प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर सकता है। और लेख के अनुसार सबसे खास बात यह है कि दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति उन नतीजों को देख सकता है, वो भी बिना JASP इंस्टॉल किए और बिना अपना OSF अकाउंट बनाए। ये सच में विज्ञान को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक है। सब कुछ एक खुली किताब की तरह है। अब तकनीक के स्तर पर तो ये बहुत मजबूत है, लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी है जो इसकी कम्युनिटी से जुड़ा है। हाँ, ये सुलभता सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों तक सीमित नहीं है। JASP जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और चीनी जैसी कई भाषाओं में उपलब्ध है। अक्सर भाषा एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती थी, पर JASP ने उस दीवार को भी गिरा दिया है। और इस कम्युनिटी से जुड़ना बहुत ही आसान है। कोई भी परेशानी हो तो JASP फोरम पर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और अगर कोई नया फीचर चाहिए तो सीधे उनके GitHub पेज पे मांग कर सकते हैं। इसके अलावा एम्स्टर्डम में हर साल एक एनुअल समर वर्कशॉप भी होती है। ये सच में एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। अगर हम इन सभी बातों को असली दुनिया की परिस्थितियों से जोड़ें तो मान लीजिए एक हेल्थ केयर रिसर्चर किसी नई दवा का अध्ययन कर रहा है, उसे सर्वाइवल एनालिसिस करना है, जिसके लिए पारंपरिक रूप से महीनों की कोडिंग ट्रेनिंग चाहिए होती थी। अब JASP से वो कुछ ही क्लिक्स में ये कर सकता है। और सोशल साइंसेज में जो लोग सर्वे डेटा पर काम कर रहे हैं, एनोवा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी अब कोडिंग की एरर मैसेजेस से नहीं जूझना पड़ता। वे दुनिया को समझने में समय लगाते हैं, सॉफ्टवेयर को डीबग करने में नहीं। बिल्कुल, जब तकनीक रास्ते से हट जाती है तो सारा ध्यान शोध पर होता है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि JASP सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, ये डेटा एनालिसिस का लोकतंत्रीकरण है। इसने तकनीक को चंद प्रोग्रामर्स की मुट्ठी से निकालकर आम लोगों और हर रिसर्चर के लिए सुलभ बना दिया है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की इस डेटा संचालित दुनिया में डेटा को पढ़ना सबसे बड़ी ताकत है। और JASP जैसे टूल्स सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये ताकत सबके पास हो। जब तक आपके पास एक सवाल है, JASP आपको जवाब ढूंढने का रास्ता देता है। इसी शानदार सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? अगर JASP जैसे टूल्स भारी भरकम गणित को पूरी तरह से ऑटोमेटेड और आसान बना देते हैं, तो क्या भविष्य में किसी रिसर्चर या सीखने वाले की सबसे बड़ी स्किल सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट करना नहीं रह जाएगी? काफी सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम सिर्फ उस डेटा से सही सवाल पूछना रह जाएगा? जब मशीन सारा गणित संभाल लेगी तो हमारी पूरी ऊर्जा ये सोचने में लगेगी कि खोजना क्या है। बिल्कुल। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। डेटा को समझते रहिए और हमेशा सही सवाल पूछते रहिए।